नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी जी। डूडी साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डूडी साहब जी, प्रदेश में इस वक्त सियासी रंग काफी जमा हुआ है, ठंड के बावजूद भी पारा चढ़ा हुआ है। वजह साफ है कि सरकार एक तरफ 4 साल के जश्न मना रही है, आप लोग ब्लैक बॉक्स जारी कर रहे हैं, सरकार की विफलताएं बता रहे हैं। क्या माना जाए इससे कि सरकार की ओर से जश्न मनाने की जरूरत और आपकी रस्म अदायगी, या वास्तव में कुछ हकीकत है? नहीं, इसमें कंप्लीटली जो राजस्थान प्रदेश की जनता की आवाज है उसको सरकार सुन नहीं रही है। सरकार को जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है। इन 4 सालों के अंदर राजस्थान में इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अराजकता पैदा करने का काम किया है। आज राजस्थान के किसान की अपन बात करें तो राजस्थान का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। राजस्थान के किसान के सामने कर्जे की बहुत बड़ी समस्या है। हमने मांग करी थी, हमारा कांग्रेस का विधायक दल जो पीछे विधानसभा का सत्र था उसमें हमारा कांग्रेस का पूरा विधायक दल उस विधानसभा के अंदर 54 घंटे तक लगातार रात और दिन धरने दिए हुए थे, और सरकार की मुख्यमंत्री एक दिन भी सदन के अंदर आकर और किसानों की अहम बात को, उस अहम मुद्दे पे सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। हर वर्ग जो है आज की तारीख में दुखी है। इन 4 सालों के अंदर राजस्थान की सरकार ने सिर्फ उस किसान को दुखी किया है, उस मजदूर को दुखी किया है, उस प्रदेश का पढ़ा लिखा जो यूथ है वो सड़कों पे भटक रहा है रोजगार के लिए। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट होगी। स्वास्थ्य विभाग की अपन बात करें कि 1 साल के अंदर 70,000 बच्चों की मौत होती है। उसमें जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं, दुख होता है इस ऐसे बयान पे। खुद मंत्री ये कह रहे हैं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि बच्चों को ठीक कर दूं। आज सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी और दायित्व बनता है। प्रदेश की जनता ने उसको प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में बिठाया है। डूडी साहब, छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पे, जब सत्ता के सिंहासन पर बैठते हैं तो इसी तरह से बोल बिगड़ जाते हैं, वजह क्या रहती है कि जब हकीकत से हम रूबरू होते हैं और प्रतिपक्ष में रहते हैं तो नजरिया कुछ अलग होता है? देखो, इनका सीधा लगता है कि राजहट के उस खुमार के अंदर है। सत्ता में एक प्रचंड बहुमत के साथ में आए, जनता ने इनको सत्ता सौंपी और सत्ता में आने के बाद इनको ये ऊपर देख के चलते हैं। पांव धरती पे इनके टिक नहीं रहे। जनता आज दुखी है। सरकार का दायित्व बनता है कि हमें जनता ने एक प्रचंड बहुमत दिया है तो हमारा एक दायित्व बनता है कि आम जन की भावनाओं की कदर करते हुए राजस्थान को उन विकास की ऊंचाइयों पे ले जाने का सबसे बड़ा दायित्व बनता है। आज प्रदेश का किसान सड़कों पे, किसान रो रहा है। प्रदेश का मजदूर, उसके हाथ को काम नहीं। पंचायत राज बिल्कुल कोलैप्स हो गया है और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। सरकार के तो अरबों रुपए खर्च करने के दावे हैं, कुछ तो ऐसे काम होंगे जो किए भी होंगे। सिर्फ सरकार के द्वारा लोगों को बरगलाने का और लोगों के सामने झूठ बोलकर ये सत्ता जिस तरीके से 4 साल खींची है, मैंने आज 4 साल इनको पूरे हो रहे हैं, उसमें ब्लैक बॉक्स जो है जारी की है। उस ब्लैक बॉक्स के अंदर 4 साल के इनके कारनामे, 4 साल की उस जनता की जो आवाज, चाहे किसान की एक मजबूत आवाज हो, चाहे यूथ की आवाज हो, चाहे महिला की आवाज हो, चाहे दलित की आवाज हो, चाहे पिछड़े की आवाज हो, हर आवाज को हमने उस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से सरकार को भी भेजेंगे। 4 साल 52 सवाल मैंने सरकार से किए हैं। आज ये सरकार सिर्फ ताश के पत्तों जैसी है। ताश का महल कभी खड़ा नहीं हो सकता, इसी तरीके से सरकार बिल्कुल खड़ी नहीं हुई। 4 साल के अंदर आम जन को दुखी करने का इन्होंने काम किया है। अरबों रुपए जो खर्च किए वो कहां चले गए? फिर सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। आज अपन बात करें, पेंशन की बात करो, चाहे फ्री मेडिसिन की बात करो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात करो, आज गरीब जो है भूख से मर रहा है, वो भूख से बिलख रहा है। आज महामारी प्रदेश के अंदर जो अपना पांव जमा रही है, सरकार का कहीं कोई ऐसा सोच नहीं कि हम इन सारी बातों पर कंट्रोल करें। हमारा 5 साल हम सत्ता में रहे, हमने आम जन की भावनाओं की कदर करते हुए ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हम जनता के बीच में लेके आए। फ्री मेडिसिन की किसी ने सोची नहीं थी। फ्री इलाज के बारे में प्रदेश की जनता ने कभी सोचा नहीं होगा। फ्री जांचों के बारे में प्रदेश की जनता ने, लेकिन आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए कि आपकी जो योजनाएं थी उसे मुख्यमंत्री ने रेगुलर रखा, आगे बढ़ा है। नहीं, इसको कंप्लीट फ्लॉप करने का काम किया है। आज अपन पेंशन की बात करें, 21 लाख लोगों की उस लिस्ट के अंदर उनके नाम काट दिए और 1.5 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जो इस धरती पे प्रदेश के अंदर जिंदा है, उनको पेपर के अंदर मरा हुआ बता दिया। नहीं, सरकार का कहना है कि आप लोगों ने
गलत नाम चढ़ाया है, जिसकी स्क्रूटनी करना हमारे मैनिफेस्टो में भी था। इसी तरह से जो रसद जो सामान मिलता है, राशन का जो सामान मिलता है, उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आप लोगों ने फर्जी बीपीएल संख्या बना दी। डूंगरपुर का जिक्र किया जा रहा है, कितने है ही नहीं उससे ज्यादा बना दिए गए। राजसमंद का जिक्र किया जा रहा है, इसी वजह से पेंशन रोकी गई है। सरकार कंप्लीटली जो है लोगों को बरगलाने का और झूठ बोलने के अलावा इसने कुछ नहीं किया। आज अपन पेंशन की बात करें, 21 लाख लोगों को पेंशन से काट दिया। उसमें मुझे लगता है सरकार बिल्कुल द्वेषतापूर्ण राजनीति कर रही है। हमने स्कीम चालू करी थी, सुचारू रूप से उस स्कीम को चलाया, लेकिन इनके आने के बाद उनका ध्येय और लक्ष्य एक ही था कि इन स्कीमों को किससे बंद करा जाए। लेकिन आज स्कीमें जो बंद के कगार पे है। हम 800 से ज्यादा प्रकार की दवाइयां दे रहे थे, आज इन्होंने 60 पे लाके छोड़ दिया। 21 लाख लोगों की पॉपुलेशन कम नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। सरकार इधर भी कर सकती है, इधर भी कर सकती है। उन लोगों से सरकार क्यों बैर लेगी? सरकार ने बैर ले रखा ना, उनके लिस्टों में ये तो पूरा कंप्लीटली प्रूफ है, डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है। उसमें उनका आज राशन जो है 40% से ऊपर राशन काट दिया। क्या 40% से ऊपर लोग जो है फर्जी थे? वो क्या गरीब नहीं थे? आज वो गरीब जो है सरकार को रो रहे हैं, उनको राशन मिल नहीं रहा, पोस्ट मशीनें इन्होंने लगा दी, अंगूठे का निशान नहीं मिल रहा है। वो बेचारा गरीब एक जो परिवार जो भूख मर रहा है, वो अपना थैला लिए हुए उस राशन की दुकान के आगे चक्कर लगा रहा है, उसके अंगूठे का निशान नहीं मिल रहा है। सरकार को एक सरकार का दायित्व बनता है कि कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था करके उस गरीब को अनाज पहुंचाने का काम। बाबूलाल वर्मा जी का दावा है ये, जिनका विभाग है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि पॉस मशीनें जो लगाई गई हैं उस पर अगर फिंगरप्रिंट या अंगूठा नहीं भी आ रहा है तो उसका कुछ रास्ता निकाला उन्होंने, आधार कार्ड के साथ में आपके आइडेंटिटी कोई प्रूफ दीजिए, आप राशन ले जाइए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इनका कागजों के अंदर है। और इनके मंत्रियों का जिस तरह से कहना है, अभी 4 साल पूरे हुए, 4 साल में हर विभाग के मंत्री ने मीडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपनी जो है वाहवाही लूटने का काम किया, लेकिन जो झूठी वाहवाही करने का भी काम इनसे पूरा नहीं हो रहा। मतलब ये क्या बताया सरकार की उपलब्धियां, जब सरकार ने कोई उपलब्धि करी नहीं। आज सबसे बड़ा करप्शन और भ्रष्टाचार का अड्डा राजस्थान प्रदेश बन गया। सरकार का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर, खान घोटाला 45,000 करोड़ रुपए का हुआ, सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट। हमने विधानसभा के अंदर सड़कों पे सरकार को घेरा और सरकार को हमने मजबूर किया। सरकार बैकफुट पे आई, बैकफुट पे आकर 601 माइंस जो है उनको रिजेक्ट करनी पड़ी। हम दिल्ली तक गए, चाहे पीएचडी का आप डिपार्टमेंट का घोटाला ले लो, चाहे एनआरएचएम का घोटाला ले लो, करीब 3500 करोड़ रुपए का उस विभागों के अंदर घोटाला होता है। बिजली विभाग की तो बात ही छोड़ो, 1 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बिजली कंपनियों को घाटे में डाल दिया। जब एक एलईडी लाइट 89 रुपीज की आती है, उसको आप 900 से आप खरीदोगे, 900 रुपए में लाइट खरीदोगे, तो फिर सरकार का साफ दिखता है कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन और भ्रष्टाचार हुआ है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब एक बात कहते हैं कि प्रदेश को बीमारू स्थिति में आप लोगों ने पहुंचा दिया था, जिसे बाहर निकाला इन्होंने, और आज एक विकसित प्रदेश की लिस्ट में हम लोग नामित हो चुके हैं। विकासशील प्रदेश तो था ही जब से वसुंधरा जी ने संभाला, जो इस सरकार का जो दावा है वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा क्या कुछ अलग है कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि सरकार जो दावा कर रही है वो तो प्रदेश की जनता जानती है। सरकार का दावा बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल नकारा है। आज प्रदेश के आम जन से आप बात करो या उस खेत और गांव और ढाणी की बात करो तो आम आदमी दुखी है। बीमारी से आदमी मर रहा है, इलाज नहीं है इनके पास में। प्रदेश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल है, हमारी एक सिटिंग एमएलए मांडलगढ़, इलाज के अभाव के अंदर, दवाइयों के अभाव के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। ना इनके पास में ऐसे कोई इक्विपमेंट्स है जिसे स्वाइन फ्लू, डेंगू कंट्रोल कर सके। आज ये हालात प्रदेश की इन्होंने कर दी। चोरी, लूट, हत्या, डकैती, धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हैं, राम के नाम से राजनीति कर रहे हैं, गाय के नाम से राजनीति कर रहे हैं। गाय हजारों की तादाद में इस प्रदेश के अंदर भूख से मरी है, प्यासी मरी है। सरकार का दायित्व नहीं बनता। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म का प्रतीक गाय है, और गाय की आज 4 साल के अंदर ये दुर्दशा हुई है। जो भी पूरे प्रदेश के अंदर जो सरकारी गौशालाएं चल रही है, चाहे नगर निगम चलाता हो, चाहे नगर परिषद चलाती हो, चाहे नगर पालिका चलाती हो, उसमें हजारों की तादाद में प्रदेश के अंदर गायें भूखी और प्यासी मरी है। आज सिर्फ जो गायों के नाम से जो सरकार जनता की गाड़ी कमाई को डकार रही है, तो इससे घिरी हुई सरकार कोई हो नहीं सकती। कटारिया साहब का दावा है, आप अपराध की बात कर रहे हैं, कटारिया साहब का कहना है कि 2013 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए और 2017 का देख लीजिए, कितनी कमी आई है। उनका कहना है कि करीब 32% अपराधों में कमी आई है। आप कह रहे हैं अपराध बढ़े हैं। चारों तरफ जो माहौल है
और जो कटारिया जी कह रहे हैं, कटारिया जी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, किस तरीके से वो आपस में जो है एक होम मिनिस्टर बयान करता है। हमारे बीकानेर के अंदर एक बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ, हमने आवाज उठाई, प्रदेश के होम मिनिस्टर ने एक बयान जारी करा। बयान में कहा गया कि हमारे पास में इतनी पुलिस नहीं कि हम घर घर पुलिस बिठा दें, बच्ची के माता पिता को स्वयं उसकी रक्षा करनी चाहिए। आज सरकार का कोई दायित्व नहीं, आए दिन गैंगरेप की घटनाएं हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। राजसमंद के अंदर एक व्यक्ति को जो है उसको मर्डर कर उसको जिंदा जला देना। अलवर के अंदर क्या घटना हुई, बहरोड के अंदर पहलुका को जो गो तस्कर मानते हुए कथाकथित जो है गो रक्षकों ने उसको पीट पीट के मार दिया। जब वो गाय पालता है, वो डेयरी चलाता है, उसका कहीं कोई कुछ नहीं। ऐसी आम घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर हो गई, लूट चोरी हत्याएं डकैती आम बात हो गई पूरे देश के अंदर। इस क्राइम के अंदर 3 नंबर पे लाने का इन्होंने काम किया। चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात करो, चाहे कानून व्यवस्था की बात करो, चाहे हत्या की बात करो, चाहे लूट और डकैती की बात करो। प्रदेश इस क्षेत्र के अंदर जो कानून व्यवस्था के बारे में प्रदेश अपना इन्होंने उसको परसेंटेज वाइज पूरे देश दुनिया के अंदर राजस्थान का इन्होंने नाम चमका दिया इस क्राइम के बारे में। इतना क्राइम बढ़ा है कि प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। इसी मामले को लेकर रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, जनता की करोड़ों रुपए इन्होंने उस रिसर्जेंट राजस्थान के अंदर लगाए, 3,30,000 करोड़ का एमओयू किया, आज तक धरातल पे नहीं आया। क्योंकि इन्वेस्टर जो कानून व्यवस्था चौपट है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको देखते हुए कोई भी इन्वेस्टर राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। रिसर्जेंट राजस्थान का आपने सवाल खड़ा किया, रिसर्जेंट राजस्थान पे आपका मैं जवाब लूंगा। आपने जो कहा है कि रिसर्जेंट राजस्थान में कोई नहीं आया, सरकार का दावा है कि 60% इंप्लीमेंटेशन हुई है, जो एमओयू है उनकी, यानी कि निवेश आया है, और ये देश में ऐसा पहली बार हुआ है। आपसे मैं जानना चाहूंगा इसको लेकर के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी। डूडी साहब, आप कह रहे हैं कि रिसर्जेंट राजस्थान फेलियर रहा है। सरकार का दावा है कि 60% इंप्लीमेंटेशन हुआ है एमओयूज का, यानी कि धरातल पे आया है, और ये इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। तो 60% का मतलब हो गया करीब 2 लाख करोड़। आज क्या राजस्थान के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गया? ये बिल्कुल साफ गलत है। मैं सरकार जिस तरीके से साफ झूठ बोल रही है इसकी मैं निंदा करता हूं। आज रिसर्जेंट राजस्थान कोई धरातल पे नहीं आया, मात्र 9% उसमें इन्वेस्टर जो लोकल थे, जिनकी ऑलरेडी चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज की, किसी भी जो है आपके इन्वेस्ट की जो फाइलें ऑलरेडी लगी हुई थी, उनको उन्होंने उसमें जोड़ा है 9% के अंदर। आज 60% की बात कर रहे हैं। क्या 2 लाख करोड़ रुपए आपके राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट हो गया? लाखों लोगों को रोजगार मिलता। इन्वेस्ट होना था रिफाइनरी का, जो 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट था। इन्होंने 4 साल तक रिफाइनरी को अटकाया। लाखों हमारे पढ़े लिखे, लेकिन उसमें तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का मुझे ध्यान है कि जब पहली मर्तबा दूसरे कार्यकाल में उनका स्पीच था, अब सीएलपी लीडर बन चुके थे, तब उनके स्पीच में पहले दिन का जो स्पीच था उसमें ये था मेट्रो और रिफाइनरी दोनों के लिए उन्होंने सवाल खड़े किए थे। और अब उनको लगा कि आवश्यकता तो है, लेकिन इसे प्रदेश के लिए कैसे लाभदायक बनाया जा सकता है, उस पर एक्सरसाइज की, जैसा दावा है सरकार का। दोबारा एमओयू हुआ है। इन्होंने, मुख्यमंत्री ने खुद उस पवित्र सदन के अंदर ये कहा था कि रिफाइनरी और मेट्रो दोनों अनवाइबल प्रोजेक्ट है। अब फिर बाद में आप 4 साल के बाद में फिर लोगों के बीच में ढीक दे रहे हो, फिर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो। हम रिफाइनरी को ये इतने पैसे लगा रहे थे, कांग्रेस वाले इतना घाटा कर रहे थे, हमने इतनी एक्सरसाइज करके और इसको इस हिसाब से पहुंचा है। बिल्कुल साफ झूठ है, इनको नहीं लगानी। रिफाइनरी लगने से प्रदेश का भरपूर विकास होता, लाखों हमारे जो बेरोजगार साथी है उनको रोजगार मिलता, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज का हब उस इलाके के अंदर बनता। डीजल हमारा, क्रूड ऑयल हमारा, हम बेचते हैं उधर गुजरात के अंदर। क्यों कि
इस सरकार को सिर्फ निजी हाथों पे, कॉर्पोरेट घरानों पे खेलना है। 4 साल पूरे हो चुके हैं, काउंटडाउन चल चुका है। आप लोगों ने तो पीसीसी पे लगा भी दिया है ताकि ध्यान भी रहेगा कितने दिन शेष है, इतने घंटे शेष है। तो गजब किया आप लोगों ने, शायद प्रदेश में ऐसा पहली बार है कि याद भी दिलाते रहेंगे आप लोग। 4 साल की अगर स्थिति को हम देखें, सवाल सरकार भी खड़ा करती है कि प्रतिपक्ष के लोग आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में प्रतिपक्ष की भूमिका अदा की? आप सीधे देखते हैं, कई बार मंत्री कहते हैं कि खंडों में बिखरा हुआ है प्रतिपक्ष। ये सरकार का सिर्फ जो है, सरकार को लोगों को गुमराह करने का काम। आज प्रतिपक्ष हमारा छोटा है। हम 21 थे, फिर 4 बाई इलेक्शन हुए। 9 महीने के बाद में राजस्थान की प्रजा ने इस सरकार को नकार दिया था। 4 बाई इलेक्शन में हम 3 जीत के आए थे। हम 21 से 24 हुए थे। आज 24 का हमारा जो विधायक दल है, एक मजबूत और सशक्त तरीके से उस प्रदेश के किसान की सशक्त आवाज बनकर, उस प्रदेश के पढ़े लिखे जवान की आवाज बनकर, उस मजदूर की एक मजबूत आवाज बनकर, आम जन की एक मजबूत और सशक्त आवाज बनकर, हम उस विधानसभा के अंदर एक सशक्त रूप से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की नाक में नकेल डालकर हम सरकार को मजबूर करते हैं। सरकार बैकफुट पे आती है। चाहे काला कानून लाने की बात करो, चाहे उस विधानसभा के अंदर जनता के अहित की बात करो, हमने एक मजबूत तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। सरकार का तो सबसे बड़ा दावा है, यूनुस खान साहब ने दावा किया 47,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और 5600 गांव और ढानियों को जोड़ा है, गौरव पथ बनाए हैं। आज मैं आपको बताऊं कि सड़कों की ये बात कर रहे हैं। पहले इन्होंने 12,000 किलोमीटर की बात करी थी अपने उसमें स्वराज संकल्प यात्रा में, फिर उन्होंने 47,000 किलोमीटर सड़क बनाई। आज सबसे बड़ी रोड जो है आपके जयपुर से दिल्ली तक जो हाईवे है, उस हाईवे की क्या स्थिति है? उनके नाक के नीचे है। आज पूरे देश और दुनिया के लोग उस पर चलते हैं। आज जयपुर का और राजस्थान प्रदेश का नाक नहीं कटता है। अभी भी पावटा शाहपुरा इनके फ्लाईओवर नहीं बने। 4 साल इनको कंप्लीट हो गए। केंद्र के मंत्री गडकरी जी कई बार आ गए, ये बैठे बैठे जो फीता काट रहे हैं, जबकि धरातल पे कोई काम नहीं। आज जयपुर शहर की अपन बात करें, इतने गड्ढे हैं और इन्होंने माना है। जो 70,000 बच्चों की मौत हुई है उसमें सरकार ने खुद माना है। ध्यान नहीं रखना, सड़कें खराब होना, चिकित्सकों की कमी होना, हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ नहीं होना, इस बात को माना। उसमें एक सड़क भी है, सड़क को खुद माना है कि सड़क में इतने गड्ढे हैं, सरकार ने माना है। और सरकार भावे लूटने के लिए 47,000 किलोमीटर रोड इन्होंने नए बना दिए, गौरव पथ बना दिए। आज गौरव पथ, नो डाउट हम कहते हैं कि इनका जो विजन था वो ठीक था, लेकिन इनको सिर्फ करप्शन और भ्रष्टाचार से बाहर निकलना ही नहीं है। ये अभी नहीं है जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक आम आदमी का सवाल हो सकता है कि आज एक दिन पहले सड़क बनती है, उसके 1 महीने बाद में कोई सीवरेज का लाइन डालते हैं या फिर कोई केबल डालते हैं, उसको तोड़ दी जाती है, फिर बनती है, फिर तोड़ दी जाती है। वास्तव में इस पे तो लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है। ये आप लोगों के वक्त भी हुआ है। ये सरकार को एक अच्छा विजन रखना चाहिए। आज कोई भी पैसा लग रहा। पहली बात मैं उसमें गौरव पथ में ये कह रहा था कि सरकार ने सिर्फ जो गांव जुड़ा हुआ है, डामर सड़क से, पक्की रोड से जुड़ा हुआ है, आप उसको 1 किलोमीटर डामर सड़क पे जो है उस गौरव पथ को बना रहे हो। 50 लाख रुपए 1 किलोमीटर रोड के लग रहे हैं, आपने 50 लाख रुपए वेस्टेज कर दिए। तो उसमें कहीं कहीं जो है उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, इस सरकार के नुमाइंदों का कहीं कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होना शो करता है, मतलब देखने को मिलता है कि इसमें कहीं कहीं भ्रष्टाचार हुआ। रोड पे रोड बनाने की क्या जरूरत है? मैंने विधानसभा के अंदर भी रखा, तो विधानसभा में सरकार बैकफुट पे आई कि हम इसको दिखवाएंगे। ना तो आज तक दिखवाया, ना उन पे कोई आगे कार्रवाई करी। किसानों के लिए प्रभुलाल सैनी ने दावा किया है कि कुछ ऐसी चीजें, आपके को तो खुशी होनी चाहिए, वो जैतून की खेती और ऊंट के संरक्षण की बड़ी बात कर रहे हैं कि दुनिया ने लोहा माना है। ऊंटनी के दूध को उन्होंने संरक्षित किया है, पशुपालकों को मजबूत किया और ग्राम के जरिए एक किसान को जो टेक्नोलॉजी से आप लोगों ने दूर रखा वो किया। सरकार का साफ दावा है ये। धरातल पे कोई चीज नहीं है। मंत्री जी जो बोल रहे हैं, किसान तो दबा हुआ है, किसान के सामने खाने की दिक्कत आ गई, किसान की फसल का उचित मूल्य उसको नहीं मिल रहा। कहां आप जैतून की खेती करोगे? आज किसान तो सड़कों पे बैठा है, किसान की जमीनें जो नीलाम हो रही है, बैंकों के कर्जों से इतना दब गया कि किसान के आगे सामने कुछ है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। तो किसान के बारे में यदि उनको सही मायने में सोचना है तो किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करो और किसान की सब्सिडी सब में घटा दी। डॉक्टर राम प्रताप चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हमने किसानों से कोई वादा नहीं किया कर्जा माफी की। आप 13 सितंबर
2017 को उन किसानों के बीच में बैठकर आपने किसानों से कर्जा माफी का वादा किया था, और आज सरकार का मंत्री जो बिल्कुल नट रहा है कि हमने कोई वादा नहीं किया, तो फिर आपने कर्जा माफी के लिए कमेटी क्यों बनाई? दूसरा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं जिनसे सीधा आम जन को लाभ मिलता है आर्थिक रूप से, उसका पैसा सीधा उसके खाते में जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये पहली बार हुआ है डिजिटलाइजेशन करने की वजह से, और सीधा एक करप्शन फ्री माहौल देने के लिए राजीव गांधी जी ने खेडली में कहा था अलवर के कि हम 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसा आप तक पहुंचता है। ये मान सकते हैं कि वो सपना इस वक्त आपके नेता का साकार होता दिख रहा हो कि वास्तव में जो पैसा जिसका जितना हक बनता है उसके खाते में आ रहा हो। किसानों की बात की जा रही है कि 33,000 करोड़ रुपए किसानों को सीधा उनका अनुदान उनके खातों में गया है। इसी तरह से भामाशाह योजना के जरिए बात हो या फिर पेंशन की बात हो, दूसरे जो भी सब्सिडी का लाभ जिसको मिलता है वो सारा पैसा उनके खातों में जा रहा है। दरअसल राजीव गांधी जी इस देश को आईटी सेक्टर के अंदर दुनिया के अंदर देश का नाम हुआ है। राजीव जी ने वो बात सही कही थी कि हम 1 रुपए बेचते हैं और 15 पैसे उस गरीब परिवार को मिलते हैं। नो डाउट हमने चालू कर दिया था, आईटी हम लेके आए, हमने सीधा उसके खाते में पैसा भेजना स्टार्ट कर दिया था। ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आज भामाशाह योजना की बात कर रहे हैं, भामाशाह योजना इतनी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त योजना है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फर्जी उसका कार्ड बना के, फर्जी उसकी जांचें करके, फर्जी बीमारी दिखाकर, और उसमें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और आपकी जो है स्वास्थ्य संस्थाएं वो पैसा लूटने में लगी हुई है। सरकार बैठी बैठी देख रही है। तो मुझे लगता है सरकार के नुमाइंदे का कहीं न कहीं हाथ है। आज किसी कर्मचारी या अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती वो सीधा इतना पैसा डकार जाए। रूडी साहब, कोई तो काम ऐसा होगा जो वसुंधरा राजे जी ने किया होगा, क्योंकि प्रदेश का अरबों रुपए खर्च हुआ है और सरकार ने बहुत सारे दावे किए हैं, लेकिन पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात करें हम तो कुछ तो ऐसा किया होगा जिसे हम कह सकें हाँ कुछ काम हुए हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। देखो, जो काम हमने 5 साल सत्ता में रहते हुए प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप किया था, सिर्फ इन 4 सालों के अंदर उन कामों को इधर उधर करने का, उन कामों को बंद करने का, उस विकास के कामों को ठप करने का, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर के आपके गले नहीं उतर रही इनकी कोई भी बात है जो दावे कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छा काम किया है तो उसमें स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। हम यदि सरकार अच्छा काम करती है, सरकार जनता के हित में काम करती है, तो विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चलने। लेकिन आपने तारीफ नहीं की तो इसका मतलब कोई काम ठीक किया ही नहीं। कोई काम हुआ नहीं ना। आज मैं बताऊं आपको, हमने ब्लैक बॉक्स जारी किया है। उस ब्लैक बॉक्स के अंदर इस सरकार की 4 साल की जो इनका सोच रहा, जो जनता का हित में काम किए हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे मैं सरकार को चैलेंज देता हूं और सरकार के मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं। ये मैं विधानसभा के टेबल पे भी रखूंगा। मैं पूरे इनके मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को भेजूंगा। 200 विधानसभा के अंदर हमारे कांग्रेसी नेता, कांग्रेस का हमारा कार्यकर्ता, उनको भेजूंगा। वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार को इन मुद्दों पे घेरने का काम करेंगे। 2 मेरे छोटे छोटे से सवाल है। एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र भी होगा अशोक स्तंभ की तरह, और सरकारी अर्ध सरकारी सारे जो विभाग हैं उनमें सब में लागू होगा। मैं चाहूंगा कि क्या कहेंगे। देखो, उसमें मैं आपको सीधा इसकी सरकार का सोच बताता हूं। इस भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी सोच है। इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आदेश फरमान जारी कर दिया तो अर्ध सरकारी और सरकारी और लेटरहेड पे अशोक स्तंभ का अपमान करके उसके बराबर पासपोर्ट साइज का फोटो लगवाना अनिवार्य कर दिया। आज पंडित दीनदयाल इनके नेता हैं, इनको ये पूछते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, पार्टी अपने खर्चे पे करती है, कहीं कोई अड़चन नहीं। लेकिन जनता पे और जिस तरह सरकार का मिसयूज करते हुए राजहट के अंदर ये आदेश लागू करना चाहते हैं, हम इसको कभी लागू नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल है मेरा आपसे। सरकार 4 साल कंप्लीट कर चुकी है। काउंटडाउन का मतलब ये होता है कि अगली बार की तैयारी करनी है। अगली बार जब भी मौका मिलेगा हम बात करेंगे तो चुनावी तूफान होगा। उस वक्त रिजल्ट आ चुका होगा या चुनाव चल रहा होगा या सबकी निगाहें यानी राजस्थान पे टिकी होंगी। कांग्रेस या प्रतिपक्ष की बात करें, क्या स्टेप होगा? सरकार का तो साफ कहना हम जनता के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। मैंने साफ कहा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। हमारे पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सचिन पायलट के द्वारा कल उल्टी घड़ी भी वॉच लगाई गई थी, जिनका टाइम शुरू हो गया। ये चुनावी साल है।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता ने पूरा मानस बना लिया है। हम ढाणी गांव खेत तक गए हैं, उस किसानों की बात को लेकर, मजदूरों की बात लेकर। आज पूरे प्रदेश की जनता ने मानस बना लिया। 2018 के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं प्रदेश की जनता को कि इन्होंने जितने भी जनता के हित में काम किए हैं, जो भी सरकार में रहते हुए उल्टा पुल्टा किया है, जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हम सूद समेत इनके उल्टे किए कामों को ठीक करेंगे। आपने विधानसभा देखी, लोकसभा भी देखी है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता है, आप बहुमत में आते हैं, तो जो कुछ चीजें देख रहे हैं, कुछ ऐसा होगा कि बिल्कुल पूर्ववर्ती सरकार की जांच करवाई जानी चाहिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं करप्शन के? सब मैं मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं सकता, और एक मुख्यमंत्री का दायित्व होना चाहिए। मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का दायित्व होना चाहिए कि वो गांव ढाणी तक जाए, उस किसान की हालत देखे। वो ठीक ढाणी में बैठा हुआ हमारा जो गरीब परिवार है, वो भूख से बिलक रहा है, उसके पास जाना चाहिए सरकार को, सरकार की मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, उसमें बैठ के उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या सरकार तो जा रही है, सरकार आपके द्वार, कानून आपके द्वार, बहुत सारे आयोजन चला रहे हैं। कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम है। आज सरकार धरातल पे कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ घोषणाएं कर रही है। अब चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर ही इन घोषणाओं के अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। चलिए डूडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डूडी साहब हमारे साथ में जुड़े और सरकार के 4 साल पे हमारी जो सीरीज चल रही है, आपने मंत्रियों को सुना और सीएलपी लीडर वो साफ खारिज कर रहे हैं इन तमाम दावों को, चाहे मंत्री करें चाहे मुख्यमंत्री करे। उनका साफ कहना है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, तो उसके लिए वाहवाही किस बात की है। खैर चलिए, रिमेनिंग जो टाइम है वो दोनों ही दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष पक्ष के लिए हो। अब 1 साल से कम का वक्त कहा जा सकता है कि राजस्थान में नई सरकार के आगाज का बचा हुआ है, और ये जो टाइम है बड़ी रोमांचक और दोनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी, और एक मुलाकात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।